हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? मैं BL सेवरा जो आपको कल परियोजना जो पढ़ा रहा था उस परियोजनाओं से आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 5 कल अपने पढ़ लिया था, उससे आगे अपन पढ़ाने जा रहे हैं माही बजाज सागर परियोजना। यानी कि कई बार पूछ लेता है कि माही बजाज सागर परियोजना क्या है। तो अगर माही बजाज सागर परियोजना के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि माही बजाज सागर परियोजना क्या है, तो यह एक माही बजाज सागर परियोजना क्या है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी राजस्थान के दो जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन राज्यों के यानी कि कौन से राज्य? राजस्थान की यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिलों के लिए संयुक्त यानी कि दोनों जिलों यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों के यानी कि आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र है उनके अंतर्गत ये सिद्ध हुई है माही बजाज सागर परियोजना। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान के कौन से जिलों के लिए यानी कि सिद्ध हुई है, तो बांसवाड़ा और आपका कौन सा है? डूंगरपुर। आगे की बात करते हैं कि माही बजाज सागर जो परियोजना है वह राजस्थान और गुजरात यानी दो राज्य हैं, एक राजस्थान है दूसरा आपका राज्य का नाम है गुजरात। दोनों राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना। अगर अपन बात करते हैं कि माही बजाज सागर जो आपकी परियोजना है वह कौन से दो राज्यों की यानी कि संयुक्त परियोजना है, तो आपकी आती है यानी कि राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना। आगे वाला अपन पॉइंट के बारे में देखते हैं। सन 1966 में हुए समझौते, जब माही बजाज सागर जो परियोजना है उसका यानी कि सन 1966 के अंतर्गत यानी कि एक समझौता हुआ। उस समझौते के अंतर्गत यानी कि कौन से दो राज्यों का? राजस्थान और गुजरात यानी कि दो राज्यों का यानी कि राजस्थान और गुजरात सन 1966 के हुए समझौते के अनुसार राजस्थान का कितना हिस्सेदारी है, गुजरात का कितना हिस्सा है? तो आपका राजस्थान है, राजस्थान का 45% है, गुजरात का आपका कितना प्रतिशत है? 55% है। तो यहाँ आपको एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि राजस्थान का और गुजरात का यानी कि राजस्थान और गुजरात का सन 1966 के हुए समझौते के अनुसार यानी कि 45% आपकी राजस्थान का है और गुजरात का आपका कितना प्रतिशत है? 55% है। राजस्थान का 45%, गुजरात का 55% है। आगे वाला आपका पॉइंट है कि बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बनाया गया यानी कि कौन से गांव में? यानी कि बोरखेड़ा। आपका बोरखेड़ा जो गांव आता है ये बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत है। तो बोरखेड़ा गांव में कौन सा बांध बनाया गया है? माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। याद रहे सन 1966 के हुए समझौते के बाद राजस्थान का 45%, गुजरात का कितना प्रतिशत? 55%। तो बोरखेड़ा गांव में यानी कि जो माही बजाज सागर क्या बनाया गया? बांध बनाया गया है। आगे वाली बात करते हैं कि जब ये बांध जब बनाया गया, कौन सा बांध बनाया गया? कि बोरखेड़ा गांव के अंतर्गत सन 1966 के हुए समझौते के बाद जब ये बांध बनाया गया तो ये 3 चरणों के अंतर्गत कार्य पूरा हुआ। कौन सा? कितने चरणों के अंतर्गत कार्य पूरा हुआ? 3 चरणों के अंतर्गत इसका कार्य पूरा हुआ। किसका हुआ? माही बजाज सागर परियोजना का यानी कि 3 चरणों के अंतर्गत कार्य पूरा हुआ। पहले चरण के अंतर्गत क्या बात करते हैं कि बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव यानी कि बांसवाड़ा जिला है, बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर का बांध का निर्माण किया गया है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना आता है? यानी कि 6240 किलोमीटर। यहाँ पर आप एक बात पूछ सकते हैं कि माही बजाज सागर जो बांध जो आपका बनाया गया है कब बनाया गया या कौन से चरण में? तो माही बजाज सागर परियोजना का यानी कि प्रथम चरण में बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव के अंतर्गत ये बनाया गया है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 6240 यानी कि आपका क्या है? किलोमीटर है। आगे वाले दूसरे चरण की अगर अपन बात करते हैं तो दूसरे चरण में क्या? डूंगरपुर में सिंचाई सुविधा हेतु यानी कि कौन से जिले की बात कर रहा हूँ? डूंगरपुर में सिंचाई सुविधा हेतु यानी कि क्या निकाली गई है? 2 नहरें निकाली गई है जो यानी कि कितना? 1.23 यानी कि 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्या करवाता है? उपलब्ध करवाता है। तो अपन बात करते हैं कि पहला चरण के अंतर्गत एक बांध बनाया गया है बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव के अंतर्गत।
दूसरे चरण की अगर अपन बात करते हैं तो डूंगरपुर आपका एक जिला है। डूंगरपुर जिले के अंतर्गत सिंचाई की सुविधा हेतु यानी कितने नहरें निकाली गई, यानी कि आपकी 2 नहरें निकाली गई है, जो यानी कि क्या करता है 1.23 यानी कि लाख हेक्टेयर क्षेत्र को क्या करवाता है, सिंचाई उपलब्ध करवाता है। तीसरे चरण की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें 2 विद्युत गृहों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया, जो यानी कि कितना 140.95 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। तीनों चरणों को मैं एक साथ बता रहा हूँ। प्रथम चरण में बांसवाड़ा के अंतर्गत एक बोरखेड़ा गांव था। बोरखेड़ा गांव के अंतर्गत क्या बनाया गया था, एक बांध बनाया गया। चलते हैं दूसरे चरण में, पहले में बांसवाड़ा के अंतर्गत चले गए, दूसरे जब अगर अपन चरण में चलते हैं तो कहाँ चले गए, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में क्या करते हैं, सिंचाई सुविधा हेतु प्रथम चरण में बांध का निर्माण हुआ, दूसरे चरण में क्या हुआ, सिंचाई की सुविधा हुई, और तीसरे चरण के अंतर्गत क्या हुआ, विद्युत का यानी कि विद्युत का उत्पादन यानी विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत 140.95 मेगावाट विद्युत का क्या किया गया, उत्पादन। तो माई बजाज सागर परियोजना है, यह परियोजना यहाँ तक पूरी होती है। माई बजाज सागर परियोजना में क्या याद करना है आपको, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों के लिए आदिवासी बाहुल्य का क्षेत्र है, जिनके लिए एकदम एक आजीवन के रूप में सिद्ध हुई है। दूसरी अगर बात करते हैं राजस्थान की और गुजरात की, दोनों की संयुक्त परियोजना है। सन 1966 के हुए एक समझौते के अनुसार राजस्थान और गुजरात यानी कि राजस्थान का 45% है, गुजरात का 55% हिस्सेदारी है। बोरखेड़ा गांव में माई बजाज सागर बांध बनाया गया, जिसको 3 चरणों के अंतर्गत कार्य पूरा होता है। पहले चरण के अंतर्गत माई बजाज सागर परियोजना, जिसका यानी बोरखेड़ा गांव, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में बांध का निर्माण किया गया है। दूसरे चरण के अंतर्गत डूंगरपुर में सिंचाई की सुविधा हेतु 2 नहरें निकाली गई है, जो 1.23 लाख हेक्टेयर यानी क्षेत्र की सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाता है। तीसरे चरण की अगर अपन बात करते हैं तो 2 विद्युत गृहों का क्या किया गया, निर्माण, जो 140.95 मेगावाट विद्युत का निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। यह था माही बजाज सागर परियोजना। आगे वाले अगर अपने पॉइंट की बात करते हैं, आगे वाले पॉइंट की बात करते हैं, सिंचाई। सिंचाई क्या होती है कि सिंचाई का मतलब होता है कि वर्षा का अभाव, यानी जहां पर वर्षा नहीं होती है। वर्षा नहीं होने का मतलब क्या है कि जहां पर यानी कि पानी का अभाव यानी वर्षा के जल का अभाव, वर्षा के नहीं होना यानी मानसून का नहीं आना, या वर्षा का सिंचाई यानी सिंचाई की आवश्यकता, यानी कि जितनी भी कृषि हैं, वनस्पति हैं, उनको किसकी आवश्यकता, यानी जल की आवश्यकता होना। जैसे अगर अपनी बात करते हैं कि वर्षा के अभाव में भूमि या फसल को जल प्रदान करना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। आगे वाले अपन बात करते हैं कि सिंचाई तो हो गई कि सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। सिंचाई के साधन की अगर अपन बात करते हैं तो एक आरेख के द्वारा मैंने समझाया है कि कुआं है, नहर है, तालाब है, अन्य क्षेत्र। जिसके अंतर्गत अपन बात करते हैं सबसे पहले कुएं व नलकूप। तो सिंचाई की सुविधाओं के आधार पर अगर अपन देखा जाए तो कुएं व नलकूप यानी कितना प्रतिशत, 66% कुएं व नलकूप के द्वारा क्या होती है, सिंचाई होती है। बात आती है कि कहाँ कहाँ पर यानी कि कुएं व नलकूपों की सिंचाई होती है, तो आपका जयपुर है, अलवर, 2 आपके जिले हैं जिसके अंतर्गत क्या होती है, सिंचाई होती है। तो अपन बात कैसे लिखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछ ले, सिंचाई का अर्थ बताते हुए सिंचाई के साधनों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई का अर्थ बताते हुए सिंचाई का अर्थ आपको बता दिया, वर्षा के अभाव में भूमि या फसल को यानी कि क्या प्रदान करना, यानी कि जल प्रदान करना, यानी कि वर्षा के जल का क्या हो रहा है, यहाँ अभाव हो रहा है, जो यानी कि भूमि या फसल को क्या देना, जल प्रदान करना। बात आती है सिंचाई के साधनों की, तो सबसे पहले अपना साधन आता है कुआं व नलकूप। कुएं के द्वारा अगर अपन बात करें कि कुएं के द्वारा कितना प्रतिशत, 66%, यानी कि कुएं यानी कि क्या, कुएं के द्वारा 66% सिंचाई होती है, जो जयपुर है, जो अलवर, यानी कि 2 जिले से जिसके अंतर्गत कुएं व नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है। दूसरे साधन की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, 33%। अगर अपन बात करें कि 33% यानी कि जो नहर है उसके द्वारा क्या होती है, सिंचाई। अगर राजस्थान का एक ऐसा जिला, कौन सा जिला, श्री गंगानगर एक ऐसा जिला है जिसके अंतर्गत नहरों के द्वारा क्या होती है, सिंचाई होती है। नहरों के द्वारा कितने प्रतिशत, 33% नहरों के द्वारा राजस्थान में सिंचाई होती है। राजस्थान का एक ही जिला श्री गंगानगर। अगर अपन बात करें तालाब की, तो तालाब के अंतर्गत कितना है, 0.71, यानी कि 0.71% किसके द्वारा, तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है।
जो अगर कौन से दो जिले हैं, एक भीलवाड़ा है, दूसरा उदयपुर। तालाबों की दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम स्थान आपका किसका है, भीलवाड़ा का, दूसरा स्थान किसका है, उदयपुर का। अगर अपन बात करें कुएं नलकूपों के द्वारा, कुएं नलकूपों में सार्वजनिक सिंचाई जयपुर जिले में, अलवर जिले में होती है, नेहरू की श्री गंगानगर के अंतर्गत होती है। तालाबों में प्रथम स्थान भीलवाड़ा का है, द्वितीय स्थान आपका किसका है, उदयपुर का है। अन्य के अंतर्गत जाते हैं तो 0.3% अन्य के द्वारा होती है। कई बार एक परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि थार का घड़ा किसे कहा जाता है। थार का घड़ा क्या होता है कि जैसलमेर जिले के अंतर्गत एक चांदन नामक एक क्या है, कुआं, जो मीठा जल का कुआं है, वहां पर है जैसलमेर जिले के अंतर्गत, जिसको क्या कहा जाता है, यानी कि थार का गढ़ा। तो परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाए थार का गढ़ा क्या है, जैसलमेर जिले के अंतर्गत चांदन नामक स्थान पर एक कुआं है, यानी कि मीठे जल का एक कुआं है, जिसे कहा जाता है थार का गढ़ा कहा जाता है। ये होती है सिंचाई के साधनों की बात। आगे वाले पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं, इसी 23वें लेसन के अंतर्गत, यानी कि लेसन नंबर 23 में आगे वाला जो पॉइंट का अगर अपन अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन के अंतर्गत है ग्रामीण और शहरी पेयजल। आगे वाला पॉइंट है ग्रामीण व शहरी पेयजल। अब ग्रामीण पेयजल की योजना क्या है, यानी कि ग्रामीण जो शहरी जो पेयजल जो आपकी योजना है, ये योजना क्या है। तो ग्रामीण जो शहरी जो क्षेत्र की जो योजना है वह राज्य के अंतर्गत, यानी कि अगर राज्य का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो राज्य के कुल, यानी कि कुल कितने की बात करते हैं, 43,000, यानी कि 264। कितने की बात करते हैं, 43,264 क्या है, ग्राम, यानी कि गांव आबाद ग्राम। अगर अपन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो जिसके अंतर्गत राज्य में कुल अगर पूरी की बात करते हैं तो 43,264, यानी कि आबाद ग्राम। और अगर अपन ढाणियों की अगर अपन बात करते हैं तो कितनी आती है, 77,869। 77,869 क्या है अपनी ढाणियाँ, क्या है ढाणियाँ, जिसके अंतर्गत अगर इनमें से अगर वर्ष 2014 और 2015 तक अगर योजनाओं के द्वारा 42,843, यानी कि 2014 और 2015, अगर 2014 और 2015 की अगर अपन बात करते हैं कि 2014 और 2015, जिसके अंतर्गत 2014-2015 की अगर अपन योजनाओं के द्वारा अगर अपन बात करते हैं तो 42,843, यानी कि 42,843 क्या है, ग्राम, यानी कि गांव, तथा 66,560, यानी कि 66,560, यानी कि ये क्या की ढाणियाँ, किसकी, 2014 और 2015 के अनुसार, 2014-2015, जिनको यानी कि पूर्ण रूप से, यानी कि क्या कर दिया है, लाभान्वित, यानी कि कर दिया है। अब इस योजना को अपन एक पूरी बात समझते हैं कि ग्रामीण और शहरी पेयजल जो योजना है, जो 43,264 आबाद क्या है, ग्राम, 77,869 क्या है, ढाणियाँ, जिनमें से 2014 और 2015 के अनुसार 42,843 जो ग्राम है, जो गांव है, उनको यानी लाभ पहुंचा दिया गया है। 66,560 ढाणियों को यानी कि क्या कर दिया गया है, लाभ पहुंचा दिया गया। यह थी आपकी ग्रामीण पेयजल योजना। आगे वाली अगर अपन बात करते हैं शहरी पेयजल योजना। शहरी एक पेयजल योजना के अंतर्गत क्या करते हैं, शहरी पेयजल योजना क्या है कि जिसके अंतर्गत यानी कि 222 यानी कि शहरों कस्बों को योजनाओं की जल प्राप्ति हो रही है। कितने को हो रही है, 222 शहरों को, यानी कि 222 यानी कि शहरों को क्या हो रही है, जल की प्राप्ति हो रही है। जिसमें से यानी जो शहरी जो योजना है, जिनमें से 222 जो शहर हैं उनको यानी कस्बों को विभिन्न प्रकार की पेयजल योजना यानी कि जल की क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। आपकी यानी कि इस ग्रामीण और शहरी पेयजल योजना है। अगर अपन आगे की अगर अपन अध्ययन करते हैं,
आगे का अगर अपन आगे वाला नया पॉइंट देखते हैं, आगे वाला अगर अपन पॉइंट देखते हैं तो सबसे पहले अगर अपने पॉइंट आता है कि परंपरागत जल संरक्षण की विधियां कौन सी है। राजस्थान के अंतर्गत क्या करते हैं, परंपरागत जल संरक्षण की विधियां राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां। अपन इसमें क्या करते हैं कि जल संरक्षण की विधियां कौन सी है, यानी कि पुराने अगर परंपरागत यानी पुराने तरीके से अगर अपन देखा जाए तो कौन कौन सी है, यानी कि जल को संरक्षण, जल को बचाने के लिए, कहने का मतलब है कि जल को बचा सकते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले विधि का नाम आता है नाड़ी। यानी कि नाड़ी क्या है कि नाड़ी एक प्रकार का यानी कि पोकरण होता है, यानी कि नाड़ी क्या होती है, एक प्रकार का यानी कि क्या होता है, यानी कि एक प्रकार का पोखरण होता है जिसमें वर्षा का जल जो होता है वह संचित होता है। राजस्थान में यानी कि प्रत्येक जो अपना गांव है, प्रत्येक गांव में पोखरण का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जिसमें वर्षा को जल को क्या किया जाता है, संचित, यानी कि जिसके अंतर्गत यानी कि अपन क्या कहते हैं, नाड़ी। इसका अंतर्गत यानी कि नाड़ी का मतलब, नाड़ी का दूसरा नाम इसको अपन कह सकते हैं पोखर। यानी कि कई बार परीक्षा के अंतर्गत पूछ लिया जाए कि पोखर क्या है। पोखर का मतलब होता है कि वर्षा का जो जल होता है उस वर्षा के जल को यानी कि इकट्ठा करने के लिए जो बनाई जाने वाली जो विधि है उसको क्या कहते हैं, पोखर यानी नाड़ी कहते हैं। ये नाड़ी क्या होती है, यदि नाड़ी कच्ची होती तो इसमें यानी कि जल का रिसाव होता है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या है, नाड़ी का मतलब होता है कि वर्षा के जल को यानी कि एकत्रित करने के लिए बनाया जाने वाले को क्या कहते हैं, नाड़ी का दूसरा नाम भी क्या होता है, पोखर। दूसरी विधि का नाम होता है बावड़ी। वर्षा जल संग्रहण करने की दूसरी विधि का नाम है बावड़ी का मतलब होता है कि बावड़ी का निर्माण बहुत ही पुरानी परंपराओं के द्वारा रहा है। ये यानी कि सीढ़ीदार एक यानी कि कुआं होता है, यानी कि ये क्या होता है, सीढ़ीदार यानी कि क्या होता है, कुआं होता है। यानी कि बावड़ी क्या होती है, एक सीढ़ीदार यानी कि क्या होती है, कुआं होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि शेखावाटी के अंतर्गत देखा जाए कि शेखावाटी की बावड़ियाँ, बूंदी की बावड़ियाँ ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो तीसरी आपकी विधि का अगर अपन बात करते हैं, पहले नाड़ी है, दूसरी बावड़ी है, तीसरी को अगर अपन बात करें तो क्या है, टोबा, और चौथी का अगर अपन बात करें कि चौथी क्या होती है, चौथी का मतलब होता है खड़ी। ये अपनी वर्षा जल संग्रहण करने की यानी कि परंपरागत यानी कि बहुत ही पुरानी यानी कि आपकी विधियां हैं, जिसके द्वारा यानी कि वर्षा के जल को अपन लोग क्या कर सकते हैं, वर्षा के जल को अपन लोग क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। आगे वाले अगर अपन पॉइंट का अगर अपन अध्ययन करते हैं कि आगे वाला पॉइंट क्या है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान क्या है कि इस अभियान का मूल उद्देश्य क्या है, यानी आपका मुख्यमंत्री जो जल स्वावलंबन जो अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, जितने भी आपके ग्रामीण जो क्षेत्र है, इस ग्रामीण क्षेत्र को यानी कि ग्रामीण क्षेत्र को जल की आवश्यकताओं को क्या करना, पूरी करना, जल की आवश्यकता को क्या करना, पूरी करना। अर्थात जितने भी जैसे घरेलू संकट है, फसलों के लिए, इन सब के लिए क्या करवाना, यानी जल उपलब्ध कराना। यानी आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान यानी योजना क्या है, तो ग्रामीण जितने भी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को यानी कि जल की है उपलब्धता यानी कि जल उपलब्ध करवाना, पशुओं के लिए जल की उपलब्धता करवाना, मत्स्य के लिए यानी कि जितने भी आपके पशुपालन है, मत्स्य पालन, उनके लिए जल को क्या करवाना, उपलब्ध करवाना। आज के वीडियो में अपन इतना ही देखते हैं।
23वें चैप्टर के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वह मैंने क्लियर करवा दिए। आगे वाले वीडियो के अंतर्गत अपन दूसरा अध्याय देखेंगे। धन्यवाद।